अस्सलामुअलैकुम। मैस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। यहाँ बिकता है सब कुछ, ज़रा संभल के रहना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं, ज़रा मजाकन कह रहा हूँ, गुब्बारों में डालकर। नहीं, ये कोई मशहूर नहीं है ये चीज़, लेकिन अच्छी लगी। मैंने कहा बात ही कर दें, कोई हर्ज क्या है, हर्ज तो कोई नहीं है ना जी इस तरह की बात करने में। एक बेसमझ और बेइंसाफ आदमी सारी उम्र यही समझता रहेगा कि वो एक टारगेट है, एक निशाना गाह है और उस पर मुसलसल तीर अंदाजी हो रही है। लेकिन जब वो खुद एहतसाबी के अमल से गुजरेगा तो उसे पता चलेगा कि वो एक निशाना ही नहीं, एक तीर भी है जो वक्त बे वक्त चलता रहता है और खूब ज़ख्म देता है। अशफाक अहमद साहब, मेरा ख्याल है, मैं जो किशोर नहीं होता, हमारे सोशल मीडिया पे या नेट पे चीज़ें ज़्यादातर वही अवेलेबल होती हैं। कल मैं बात करते हुए नवाज शरीफ साहब की मेडिकल सर्टिफिकेट, उस तरह के हमारे यहाँ डॉक्टर हमारे बड़े से दोस्त है, जिस तरह का मर्ज़ी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। मैंने जिक्र किया था कि प्रपोज अमेंडमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN चाहती है। अच्छा, इस मैं वीलॉग में आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करते रहें। आप जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आप सुनना चाहते हैं, आप तक फ़ौरन आ जाएगा। बेल आइकॉन, वो घंटी है बजानी पड़ती है, उसको क्लिक करेंगे तो आगे फिर सब आप बताना पड़ेगा आल, तो ऑल क्लिक करेंगे तो सारे वीलॉग जो है ना आप तक पहुंच जाएंगे। ये तकरीबन ये 42 सफ़े हैं, ये 42 सफ़े हैं। कल मीडिया पे सर्कुलेट होता रहा है ये सारा 42 सफ़ों का ये तरमीम है। उस तरह कि उन्होंने हर सेक्शन, हर सफ़े पे किया। अगर इकट्ठा एक मुसवदा होता तो शायद इसकी शक्ल कुछ और होती। मैं शुरू करूंगा सेक्शन 34, यानी ये 34 इसमें है, 34 नंबर है। ये 38 कह रहे हैं, इंसर्शन ऑफ सेक्शन 38 ऑर्डिनेंस, 38 जो नैब ऑर्डिनेंस में डालना है। द फॉलोइंग सेक्शन 38 शैल बी इंसर्टेड। ये भांडा बोल रहा हूँ मैं, जो PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी लोग फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। ऑल ऑर्डर्स, जजमेंट्स एंड सेंटेंसेस पास्ड अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस विच हैव बिकम फाइनल, ये बड़ी चालाकी की है कि जो फाइनल हो जाएं, एंड रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसीडिंग्स और अपील्स आर पेंडिंग इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट as on the date of promulgation of this act shall, notwithstanding the provision of this act, be deemed to have been validly made and passed। चालाकी आप समझिए इसमें कि जो फाइनल, यानी जो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं हाई कोर्ट में, यानी इस ऑर्डिनेंस का इतलाक उस पे करना है। ये मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ आपको, जो ये तरामीम ख़तरनाक किस्म की डाली हैं। इस तरामीम का मकसद बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ, ये अभी हर एक ने किसी ने डिस्कस नहीं किया, हमारे किसी चैनल के ऊपर भी ना सोशल मीडिया पे ये बात आई है। मैं फिर दोबारा पढ़ देता हूँ। ऑल ऑर्डर, जजमेंट एंड सेंटेंसेज अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस विच हैव बिकम फाइनल, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसीडिंग्स आर अपील्स आर पेंडिंग इन एनी कोर्ट। सिर्फ जो फाइनल हो गई है ना, अपीलें शपीलें करके, उस पे इतलाक नहीं होगा, वो वैलिडली मेड है। तो इस ऑर्डिनेंस का इतलाक उन्होंने उन तमाम पे, नवाज शरीफ का आपके केसेस मैंने बता दिए, एवन फील्ड, अल अजीजिया और आसिफ जरदारी साहब के, या बाकी सारे चल रहे हैं, क्योंकि इसका इतलाक सिर्फ 5 सालों तक कर दिया इन्होंने। अगली जो मैं खबर आपके सामने रखूंगा। इसी तरह बी में है, ऑल इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंसेज, अगर जो रेफरेंसेज भी चल रहे हैं, ये स्पेसिफिक है आसिफ अली जरदारी साहब या बाकी लोगों के लिए।
proceeding and appeals or arising from the National Accountability Ordinance pending on the date of this act shall be dealt with in accordance with the provision of National Accountability Ordinance as amended by this act. चालाकी ये किया है कि ये कहा है कि इस ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा 1999 से, लेकिन साथ एक 5 साल की कैप लगा दी है। ज़रा वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहला सेक्शन, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020. इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस and shall be deemed to have been come into force from the 16th day of November 1999. ये चालाकी यहाँ की है, ये शो ये करना चाहते हैं 85 की जगह, जो 1985 की जगह ये 1999 में ले जाना चाहते हैं, 1999 में ले जाना चाहते हैं। और जो अगली जो ख़तरनाक बात है ना, वो मैं साथ साथ आपके सामने चलता रहूँ मैं, तो ज़रा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। वो बड़ी ज़रूरी है समझने के कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ पर आके 5 साल का लफ्ज़ जो बड़ा वाज़े तौर पर, मैं सारी प्रोविज़न तो इसलिए नहीं पढ़ना चाहूँगा, काफ़ी गैर ज़रूरी भी हैं, इसलिए उनको नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल में क्या अमेंडमेंट करके वो भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। अब जो असल जो बात है वो समझने वाली है, वो सेक्शन के हवाले से कि वो करने क्या चाहते हैं। एक तो मैंने आपके सामने ये पढ़ दिया कि 5 सालों के हवाले से बात मैंने आपके सामने बिल्कुल वाज़े तौर पर रख दी, सॉरी 1999 से रख दी। अब मैं आपके सामने आना चाहता हूँ जहाँ 5 साल के हवाले से बात की है, और 5 साल के हवाले से जो बात करने का मकसद क्या है, इसको रिस्ट्रिक्ट क्या करना है। एक तो पहले मैं इसमें सेक्शन 13 है, सेक्शन 15 में अमेंडमेंट करके, और ये भी एक चालाकी ये की है। इन सब सेक्शन ए द वर्ड्स forthwith cease to hold public office shall be omitted। पहले होता था नैब के कानून से सज़ा हो जाती थी, तो जब सज़ा हो गई है वो फाइनल है, अपीलो शिलो में सेट हो या ना हो गए, ये एक अनोखी वारदात डाली है, ये बहुत अनोखी वारदात डाली है। shall be omitted and substituted by cease to hold office after the appeal process against his conviction has been observed। तक अपील पड़ी रहे, कौन जीता है तेरी जुल्म के साए में। अपीलें यहाँ कोर्टों में कितना वक्त लेती है, सुप्रीम कोर्ट तक। ये देखें ये चालाकी क्या है, ये आम ज़ाब्ता फौजदारी से हटके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाब्ता फौजदारी से हटके की हैं। एंड फॉर द वर्ड 10 years शैल बी सब्सटीट्यूटेड द वर्ड्स 5 years। 10 साल की जगह 10 साल के लिए जो नायली थी वो 5 साल के लिए। ये भी नवाज शरीफ स्पेसिफिक है, और मरीम और नवाज शरीफ के लिए भी। इन प्रोविजो द वर्ड शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ शैल बी ओमिटेड, वो भी 5 साल के लिए। चालाकी मैंने बता दिया आपको, यहाँ चालाकी क्या की है उन्होंने, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक तो है कि आज ये पहली दफ़ा ये नॉवेलिटी देखने लगा हो, या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में देखने लगा हो, जब तक मुलजम का फैसला अपीलों के हद तक नहीं होगा तब तक उसका इतलाक ही नहीं होगा। तो बंदे जो जेलों में डालने वो भी फिर निकाल देंगे बाहर आप इससे। तो और क्या कहना चाह रहे हैं आप इस सारे से, यानी इसका इतलाक आप कर रहे हैं कि जब तक अपीलों, यानी वो इलेक्शन लड़ता रहे, यानी नाहल भी हो गया है और सरकारी ओहदा भी संभाल लेगा जब तक अपीलों से फैसला नहीं होगा। अब आते हैं आपके लिए बताने के लिए कि यहाँ सेक्शन 4 में अमेंडमेंट क्या की है। दिस एक्ट का एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये छोड़ दें 16 नवंबर 1999। ये एक इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा काम है ये कि वफाकी और सूबाई टैक्सेशन ड्यूटीज़ लेवीज़ और इम्पोज बाय व्हाट्सएवर नेम कार्ड, ये पहले भी थी। मैटर्स इंक्लूडिंग इंसिडेंटल मैटर, ये भी ठीक है। डिसीजन ऑफ कैबिनेट, ये भी मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिसीजन ऑफ कैबिनेट, ECC, ये कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक्नेक और एनी अदर पॉलिसी मेकिंग स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर ए फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ। ए ट्रांजैक्शन और सब्जेक्ट मैटर नॉट इन्वॉल्विंग, इन पे नायब का कानून का इतलाक नहीं होना। फंड्स और फिजिकल इंटरेस्ट ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑफेंसेस अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी बात ठीक है। अब
आगे जो साथ साथ आगे ना जितनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होंगी ये सारी जो है ना मुतलका कोर्टों में चली जाएंगी। अगर इनकम टैक्स के हवाले से है, एक्साइज के हवाले से है, कस्टम के हवाले से है, उस पर भी इतलाक नहीं होगा। मैटर्स हैविंग होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैज़ नॉट मटीरियली बेनिफिटेड बाय गेनिंग मॉनेटरी benefits और assets and there is no evidence to corroborate such material benefit। ये ज़रा मुश्किल काम है, पहली स्टेज पे कैसे इस्टेब्लिश होगा। इंक्वायरी होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, ये तो जाके ट्रायल में चीज़ें साबित होंगी। बहरहाल ये चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, मैं नहीं समझता कि ये लफ्ज़ जो है ना ये टू corroborate such material benefit ये फिट होता है। To any matter transaction involving a procedural lapses including any offence specified in clause 6 of section 9A, rendition of an incorrect act, decision, advice, opinion or correct any private person or a person or transaction in relation to such private person unless there is a corroborative evidence that such person, ये private आदमियों के हवाले से ये आना चाहिए था। हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है कारोबारी तबके को इस कॉन्टेक्स्ट में। Having given a gratification other than the legal remuneration or valuable things or pecuniary advantages, ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहूँगा ताकि आपको ना यानी कन्फ्यूजन ना हो जाए। एसेट का लफ्ज़ उन्होंने एक चालाकी और की है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, साथ वो ज़रा बड़ी समझने वाली है। ये सेक्शन 5 में तरामीम है, ये छोड़ दें। सिर्फ एसेट की डेफिनेशन में चालाकी क्या की है, मीनानी प्रॉपर्टी ओन कंट्रोल बाय और बिलोंगिंग टू एन एक्यूज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और हेल्ड बेनामी और इन द नेम ऑफ हिज एसोसिएट्स। ये भी बड़ी चालाकी की है। इसका अल्टीमेटली एडवांटेज नवाज शरीफ ख़ानदान को मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर समझ रहा हूँ, इसमें से जरदारी ख़ानदान को देने का एडवांटेज होगा यहाँ पर। बेनामीदार की डेफिनेशन भी उन्होंने कर दी है। अब साथ साथ जो लफ्ज़ लिखे हैं, मीन्स अ पर्सन हु होल्ड प्रॉपर्टी फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ अनदर पर्सन who has provided the consideration except when the property is held by a person standing in fiduciary capacity for the benefit of another person towards whom the stand in which capacity and indicates a trustee, executor, partner, director of a company, agent or legal advisor and any person who is spouse, children under the ये चलाकी समझिएगा, any person who is spouse, children under the age of 18 years, brother, sister or lineal ascendants or descendant or an individual appearing as joint owner of a property of the person who has provided। ये आपके फौजदारी कानून में कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये कोई नैब का लॉ में ख़ास करके चीज़ें ना, ये यानी आप एक तरह से टूथलेस करना चाहते हैं। खुदारा ये ना कीजिएगा। वैसे भी अगर इस तरह की तरामीम है या अदालतों में चैलेंज हो सकती हैं, UN कन्वेंशन और करप्शन। और अगला बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है, ये ज़रा समझिएगा, डिपेंडेंट में क्या बदला है। ये मरीम नवाज़ को फ़ायदा देने के लिए। Dependent means a spouse who is not an independent tax filer or a child under 18 years of age। ये भी कमाल है। मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है। ये मरीम नवाज साहबा कहती थी सना बुच्चा के प्रोग्राम में, सो कॉल्ड लिबरल्स जो है ना ये सारे। और ये लफ्ज़ ज़रा समझ लीजिएगा। अब ये सारा समझने के लिए आपको ज़रा इसलिए ज़रूरी है, और कमाल की बात जो अगला की है ना, वो सबसेक्शन N डेफिनेशन में डाला है। ऑफेंस मीन्स द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस एज डिफाइंड इन सेक्शन 9 एंड ईच ऑफ द अदर ऑफेंस डिफाइंड इन दिस ऑर्डिनेंस ऑफ द वैल्यू नॉट लेस देन ₹1 बिलियन, 1 अरब रुपए से कम। यही शाह महमूद क़ुरैशी साहब कल पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कह रहे थे 99 करोड़ 99 लाख 999 रुपये हो तो उस पर करप्शन का चार्ज नहीं बनेगा। तो ये भी डिफाइन, ये यानी 1 अरब रुपए की करप्शन होगी तो करप्शन है। अगर 100 रुपये की करप्शन तो करप्शन नहीं मानी जाएगी, या करोड़ की नहीं मानी जाएगी, या 10 करोड़ की नहीं मानी जाएगी। प्राइवेट पर्सन को भी डिफाइन कर दिया, ये बेहतर कर दिया आपने, ठीक है ना जी। प्रोसिक्यूटर जनरल, अब अगला जो काम किया ना कि प्रोसिक्यूटर जनरल में हमारी मर्जी का ही हो, तो सुनिएगा क्या करना चाह रहे हैं। शैल बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज। इससे अगला सुना जाए, किसने करना है। The prosecutor general shall be appointed by president in consultation with the leader of the house and the leader of the opposition in the national assembly। जिसने जाना है और जिसने आना है, पार्लियामेंट को मजबूत करते रहे आप। पार्लियामेंट ये यानी क्या कहना चाहते हैं कि जिनका एहतसाब करना है उन्हीं वही लोग वो बैठे अपनी मर्जी और पसंद और नापसंद से लगाते रहे। तजर्बा तो हो गया था चेयरमैन नैब लगाने का, अपनी मर्जियों से लगाया था और क्या हाल हुआ। आगे सेक्शन 9 के अंदर एनी अदर पर्सन शैल बी ओमिटेड, वो निकाल दिया उन्होंने, उसमें से निकालना चाहते हैं। 5 डाला है 5वीं क्लास में
इफ़ ही और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट और बेनामीदार्स, ये 9(5) बड़ा मशहूर सेक्शन है जिसमें कई सियासी ख़ानदान इन्वॉल्व हैं। owns, possesses or has acquired a right or title in any assets or holds pecuniary resources which are an outcome or obtained through corruption or corrupt practices। यानी ये भी एक अजीब सा अनोखा है कि वो जायदादें सारी जो है ना, वो जायदादें तो कई जगह ऐसी हैं, आप छुप छुपा के अल्लाह रखा मोहम्मद बूटे से, यानी चेन घूम के जाती है। ऑफशोर कंपनियां क्या थी, पैसा बेनामी का पता ही किसी को नहीं था। वो जब अपना कॉर्पोरेट जब अनवेल किया, उसको कॉर्पोरेट अनवेल किया तो फिर नीचे से निकली ना पर्दे, या नीचे से पर्दे से क्या क्या चीज़ें निकलती नहीं हैं। वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल अथॉरिटी की बात है। फिर उसमें जो जितनी भी हैं सेक्शन 9 को, और अब एक जो आगे जब किया ना, चेयरमैन नैब शैल रेफर द मैटर, जब क्लोजर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, रेफर द मैटर टू अ कोर्ट फॉर अप्रूवल फॉर द रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड इफ इन कस्टडी। द फॉलोइंग The closure of inquiry investigation against an accused person shall be communicated to him and inquiry investigation so closed shall not be reopened। अब ये फौजदारी कानून में कैसे होगा या किस तरह होगा, अब ये नहीं समझ में आता कि इंक्वायरी, और देखें इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन में कोई नए फैक्ट सामने आ जाए तो ये आप क्लोज करके आप क्या करना चाहेंगे, आप इसको यानी ब्लैंकेट देना चाहते हैं, इम्यूनिटी देना चाहते हैं। यानी यहाँ आपको कोर्ट में रख के एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करके अगर तो इक्विटल हो तो फिर तो समझ में बात आती है कि ट्रायल कोर्ट ने एक्विट किया, फिर नहीं, डबल जेबर्टी का प्रिंसिपल नहीं आता। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में बड़ा मुश्किल है, इसमें जो कि प्राइवेट पर्सन निकल जाएंगे तो परेशानी वही होती थी। मेरा नहीं ख्याल है कि ये चल सकता है या नहीं चल सकता। सेक्शन 9A नया डाला है उन्होंने, करप्शन एंड प्रैक्टिस कमिटेड बाय कंपनीज और एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट। अब हम आते हैं सेक्शन 11 निकाल दिया। सेक्शन 12 में ये प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कॉशन में लगाना है, ये भी मैं हर्ज कोई नहीं है मेरा जहाँ तक ख्याल है, बस इसको लेकिन फाइनली वर्डिट करना पड़ेगा, हालात में आपको लाना पड़ेगा, तब आपको बेहतर से बताना पड़ेगा। इसमें वो बुनियादी तौर पर पैसे देखें बड़ी ज़्यादती होती है, अकाउंट अटैच हो जाते हैं, और अगर वो या तो ज़्यादा जल्दी फैसला हो जाए ना इनका मुकदमों का, या गालिबन 6 महीनों के अंदर फैसला करने का कहा है। और ये मैंने सेक्शन 15 आपके सामने पहले पढ़ दिया था, जहाँ 10 साल की से कम करके। अब ये अगला एक और है, ये भी आसफ अली जरदारी साहब के जो केसेस हैं, कराची से इस्लामाबाद आए हुए हैं, उनको ये पर्सन स्पेसिफिक मैं उससे कहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ट्रांसफ़र हुए थे, क्योंकि वह इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं फेक अकाउंट केस में ना हो रही थी। ये सेक्शन 16 में किया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड एक्यूज शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस इन द कोर्ट इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ विच द ऑफेंस वाज alleged to have been committed. The case shall be heard and disposed of within 6 months. Provided that NAB shall file only one reference which shall be treated as the final reference and no supplementary reference shall be filed thereafter। अब ये सारी लफ्ज़ क्या कहना चाहते हैं, किधर लगाना चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल ये जो अमेंडमेंट है, ये कुछ को सिविल लॉ शायद बनाना चाहते हैं, फौजदारी कानून बनाना चाहते हैं। ये बेसिकली एक क्रिमिनल लॉ है, और ये और जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर है, फौजदारी जराइम के अंदर जुरिसडिक्शन टेरिटोरियल हर जगह इस्तेमाल नहीं होती है। यहाँ जो लफ्ज़ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का जो स्पेसिफिकली करना चाहते हैं ना, अब कई रीज़न्स आते हैं, जो फाकी सतह के आप FIA के कॉन्टेक्स्ट में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किसी जगह भी हो सकती है, रेफरेंस भी वहीं फाइल हो सकता है। अब ये जो बैठ के और फिर वो MPA की डेफिनेशन को सामने रखते हुए वो जो बात की है उसमें कि अगर आप मिसाल के तौर पर a holder of public office shall be tried by a court in the province for which he was elected and a person in the service of Pakistan, ये भी आप करना चाहते हैं। ज़रा 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर मुलाकात होती है। छोटी सी ब्रेक के बाद, चूँकि आज की वीलॉग ज़रा बड़ी हो गई है, लेकिन ज़रूरी है ये समझने के लिए। मैंने अभी बताया कि ये पर्सन स्पेसिफिक लग रहा है नैब में तरामीम। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तई था।
अब वो फिरते हैं इस शहर में तन्हा लिए दिल को, एक ज़माने में मिजाज उनका सरे अर्शें बरी था। कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ तो लगा हुआ है जी पनामा, ये कुछ कुदरत के इंसाफ भी होते हैं और डरना चाहिए, रब जिसे गुमराह कर दे उसे हदायत नहीं मिलती। आसिफ ज़रदारी साहब एक मजे हुए सियासतदान है, लेकिन हमारे यहाँ एक जो तड़प और तलब पैसों की है वो ख़त्म नहीं होती। करप्शन का एक हद होती है ना जी पैसों की। एक ही चारपाई पे सोना है, एक ही कमरे में रहना है, 100 कमरे बना लें आप, 100 महल ले लें आप। बहरहाल बात वो चल रही थी तो यहीं साथ साथ चलते चले बताते चलें। देखें FATF के लॉ पे अमेंडमेंट्स हैं और कुछ लोग आके बता ये रहे थे कि जी हम बड़ा एहसान कर रहे हैं मुल्क की खातिर, तो मुल्क की खातिर इसको नैब के साथ क्यों मिला रहे हैं आप? नैब के कवानीन पे अपनी इंडिपेंडेंस बड़ी डिबेट होनी चाहिए, डेप्थ में डिबेट होनी। मैं 100% इत्तफाक़ करता हूँ इस बात पे कि इसलिए तरामीम की ज़रूरत है। अब ये तराजीम किस नौइयत की होनी चाहिए ये ज़रा देखने वाला है, और वो हो नहीं रही। और हम कह रहे हैं अब FATF कानून को कह दिया जी हमने कमेटी का बाइकआउट कर दिया। अगर आप मुहिब वतन हैं, मुल्क से प्यार है, मुहिब वतन से मुराद है अगर प्यार करते हैं मुल्क के साथ, स्टेट्समैन है, तो FATF की कवानीन और जो साथ साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट क्रिमिनल मैटर्स एक्ट 2020 ये ज़रूरी है एक्ट में कि हम जब MLS वगैरह करते हैं तो लॉ एनफोर्समेंट के लिए नहीं है, तो लॉ की पाबंदी ऐसी हो। अभी हमने मिसाल बुदापेस्ट कन्वेंशन वगैरह, ये सोशल मीडिया जो अनरेगुलेटेड चल रहा है उसके पीछे क्या वजूहत है वो ज़रा समझनी बड़ी ज़रूरी है, और उनके लिए बेहतर है ये समझने के लिए। अभी जो इमरान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कुलभूषण यादव के कॉन्टेक्स्ट में उस ऑर्डिनेंस का, उस ऑर्डिनेंस का नाम है ICJ रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020, ये भी सामने में रख दिया है। आप क्यों भाग रहे हैं? तो भाई वो एक रास्ता दिया है उसको सामने रख के करें। मैं वापस आता हूँ अपने मौजू की तरफ। सेक्शन 16 ये डालना चाहते हैं कि ये इसका इतलाक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पर भी होगा। सेक्शन 17 में भी वही रेलेवेंट सा है। सेक्शन 18 में तरह में बहुत तब्दीली चाह रहे हैं। In subsection B, the following proviso shall provided, however, the NAB shall not conduct any inquiry or investigation or file reference for an alleged offence। अब जरा सुनिएगा ज़रा, बड़ी दिल दहला देने वाली बात और ख़तरनाक बात। एक तो 99 से इतलाक सेक्शन 17 प्रोवाइडेड however that NAB shall not conduct any inquiry or काट दी। वो भी 99 से अगर इतलाक करना है तो ये क्या लिखा है? File any reference for an alleged offence after passing of 5 years from the date of transaction or act constituting the offence। 5 साल तक महदूद कर दिया। तो एक्चुअली तो आपने नैब को महदूद 2020 से 2015 तक महदूद कर दिया। तो 2015 से पहले की सारी अगर आप उठाकर देख लें तो फिर तो जो पहले के सारे हैं वो तो आपने अवेट कर दी इस सेक्शन के तहत। आप समझ रहे हैं बात को? ये मैंने रोक के रखा हुआ था और ये मैं आपके सामने फिर पढ़ देता हूँ। प्रोवाइडेड however that NAB shall not conduct an inquiry or investigation or file any reference for an alleged offence after the passing of 5 years from the date of transaction or act constituting the offence। इसी में और डाल दिया। National Accountability Bureau shall not initiate action on allegation contained a complaint which is anonymous or pseudonymous or which does not involve public money। ये बैंकों वाले फ्रॉड कर रहे थे, आपने सुना नहीं, डबल शाह। ये नैब की वजह से पैसे निकल आए, अब नैब को बिल्कुल टूथलेस क्या रह जाएगा नैब के पास। इन विच द अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन ₹1 बिलियन। छुपा के रखी हुई थी सेक्शन 9 में दिखा के, ये सेक्शन 17 में आकर, सेक्शन 18 में सॉरी आकर ये तरामीम की हैं। और ये बड़ी ख़तरनाक अमेंडमेंट्स हैं, ये बड़ी ख़तरनाक अमेंडमेंट्स हैं। फिर इसी तरह ई
और सेक्शन डालना द चेयरमैन नैब एंड सच ऑफिसर नैब आर ऑथराइज्ड बाय द नैब मे कॉल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन for the purpose of inquiry and investigation and may require any person to execute a bond for the purpose of security in his attendance subject to the provision of section 19 and if and when the system of any agency police or officer or any other official or agency as the case may be is required by the NAB such official or agency shall render such assistance यानी गिरफ्तार ही ना करो ये भी एक नया तरीका कार ढूंढ लिया है हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार करो भाई गिरफ्तारी होती ही इन्वेस्टिगेशन के लिए है बड़े शातिर होते हैं ये पॉलिटिकल और ये बाकी लोग एक्सपोज पर्सन जो है ना प्राइवेट को छोड़ दें आप एक तरफ बहुत शातिर और बहुत चालाक होते हैं वो चीज़ें सामने रखेंगे नहीं सामने आप तो ब्लैंकेट दे रहे हैं पावर और इसमें ये मेरा नहीं ख्याल है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 6 महीनों में ख़त्म करने का कहा है सेक्शन 19 की अमेंडमेंट वो मैं नहीं समझता बहरहाल जैसी भी हैं वो डिटेल में बुक्स कीपिंग क्या रखनी है वो सारी को सामने रखते हुए और सेक्शन 20 में एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस सेक्शन एनी ट्रांजैक्शन इन कैश ओवर ₹20 मिलियन शैल बी कंसिडर्ड एज द लास्ट ट्रांजैक्शन छोटी ट्रांजैक्शंस की बातें भूल ही जाएं आप सेक्शन 21 निकाल दें सेक्शन 23 निकाल दें सेक्शन 24 में कुछ अमेंडमेंट है The court to which a reference has been sent for trial may issue process in term of section 91 of the Code of Criminal Procedure. देखिए ये यहाँ जाती है कराची के अंदर अगर रेफरेंस फाइल हो जाए तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी होते हैं जबकि बाकी जगहों पर नहीं होते आपकी हाज़िरी सिंपल सी बॉन्ड लेके कराची में ज़मानतें करानी पड़ती हैं तो नैब में भी ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम बड़ी ख़तरनाक चली आ रही है इसको ठीक करना ज़रूरी है सेक्शन 25 जो है ना प्ली वॉलंटरी रिटर्न और प्री बार्गन कहते हैं ख़त्म कर दें वॉलंटरी रिटर्न ये ज़रा अहम सेक्शन आपके साथ पढ़ना ज़रूरी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ए ट्रायल और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील वहाँ भी द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ऑफर्स टू रिटर्न टू द नैब द एसेट और गेन एक्वायर्ड or made in the course or a consequence of any offence under this ordinance, the chairman NAB may in his discretion after taking into consideration the facts and circumstances of the case accept the offer on such terms and conditions as he may consider necessary and if the holder of public office or any other person agrees to return to the NAB the amount determined by chairman NAB who shall then refer the case for the approval of a court or the appellate court as the case may be for the release of the holder of public office or any person as well as his co-accused. अच्छी है लेकिन ये वॉलंटरी रिटर्न अगर आप रखेंगे तो कल आदमी क्या करेगा आप सोच नहीं सकते हैं ये भी वर्डेड होनी चाहिए फाइनली इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैं अभी बाकी छोड़ रहा हूँ चीज़ें अभी कहने को तो बहुत हैं 25 से ओमिट कर दें 26 में थोड़ी सी तब्दीली हैं 27 में थोड़ी सी तब्दीली हैं सेक्शन 28 ऑफिसर्स कैसे होने हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आने हैं और किस तरह लगाने हैं वो सारे यहाँ तो तनख्वाहें ज़्यादा देनी है इसको हम पब्लिक सर्विस ऑफिसर नहीं रखना सेक्शन 31A निकाल दें 30C निकाल दें 33D एनुअल रिपोर्ट जो है ना ये भी एक नई अजीब सी बात है कि ये आपने रखनी है पार्लियामेंट के सामने क्यों रखनी है आपने जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जानी चाहिए जहाँ जाती थी ये इसका क्या ताल्लुक है पार्लियामेंट के साथ यानी जिनका एहतसाब करना है वो कहते हैं हम ही बैठ के मजाक उड़े वहाँ पर उस स्टेटमेंट का पार्लियामेंट के सामने आके ये भी बड़ी ज्यादती है सारे मसले में बातें तो बहुत है करने वाली इजाज़त दीजिएगा अस्सलाम वालेकुम।